साथियों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत सभी लोगों का मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में जिस बिंदु पर हम चर्चा करने वाले हैं बड़ा ही विवादास्पद हमारे संविधान का वो बिंदु है आपात उपबंध या इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस की किस प्रकार से व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है और इमरजेंसी या आपात उपबंधों का अब तक देश में किस प्रकार से इस्तेमाल हुआ है, उन सभी बिंदुओं की चर्चा हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपात उपबंधों का जो वर्णन किया गया है वो हमारे संविधान में किस भाग में किया गया है। उसको यदि हम देखें तो हमारे संविधान का जो भाग 18 है उस भाग 18 में आपात उपबंधों संबंधी वर्णन किया गया है। अनुच्छेदों की यदि हम बात करें तो अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक में हमारे संविधान में आपात उपबंधों के बारे में बताया गया है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। 352 से लेके 360 के ये जो अनुच्छेद हैं भाग 18 के, उनमें किस प्रकार से आपात उपबंधों के बारे में बातें कही गई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपातकाल की उद्घोषणा की, कि आपातकाल की जो उद्घोषणा है वो किसके द्वारा की जाती है। आपातकाल की उद्घोषणा को यदि हम देखें तो आपातकाल को मोटे तौर पे हम 3 भागों में बांटकर पढ़ रहे हैं। पहला आपातकाल या इमरजेंसी। हालांकि सारे के सारे 352 से लेके 360 के जो उपबंध हैं, चाहे वो आपातकाल हो, राष्ट्रपति शासन हो या वित्तीय आपात हो, तीनों के तीनों का वर्णन जो भाग 18 में किया गया है वो आपात उपबंधों के नाम से किया गया है। लेकिन हमें 3 भागों में इनको हम देखेंगे, आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। तो उद्घोषणा की बात करें या घोषणा की बात करें कि किसके द्वारा इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन की जाती है, किसके द्वारा ये घोषणा की जाती है कि देश में इमरजेंसी लग गई, देश में आपात उपबंध लग गए। तो इसके विषय में चाहे वो आपातकाल की उद्घोषणा हो, चाहे राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा हो, चाहे वित्तीय आपात की उद्घोषणा हो, तीनों ही उद्घोषणा किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा ये उद्घोषणा की जाती है। सबसे पहली बात, ये उद्घोषणा किसके द्वारा की जाती है? चाहे आपातकाल हो, चाहे राष्ट्रपति शासन हो, चाहे वित्तीय आपात हो, तीनों की ही उद्घोषणा किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब राष्ट्रपति ये उद्घोषणा क्या अपनी मर्जी से कर सकता है या कोई ऐसी स्थितियां देश में विद्यमान होनी चाहिए कि उसको ये उद्घोषणा करनी पड़े? इस विषय में हमारे संविधान में क्या प्रावधान है, आइए उनको भी देख लेते हैं। आपातकाल के बारे में यदि हम बात करें तो आपातकाल के बारे में ये प्रावधान है कि इसकी उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा तब की जा सकती है जब राष्ट्रपति को यह लगे, राष्ट्रपति को लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए कि भारत या भारत के किसी क्षेत्र में, भारत संपूर्ण भारत या भारत के किसी क्षेत्र में क्या है, या तो युद्ध छिड़ गया है या बाह्य आक्रमण हो गया है या सशस्त्र विद्रोह हो गया है। इस प्रकार की संभावना जो है, या तो हो गया हो या इस प्रकार की संभावना राष्ट्रपति को लगे, तब क्या कर सकता है वो ये आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या ये लगते ही राष्ट्रपति अपनी मर्जी से उद्घोषणा कर देगा? नहीं, दूसरी शर्त और है इसमें। दूसरी शर्त क्या है कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश भी होना चाहिए। सब पे ध्यान देना है, यहां पर आप मंत्रिमंडल यहां पर लिखा गया है, मंत्री परिषद नहीं। संविधान में अन्य जगहों पर हम देखेंगे तो वहां मंत्री परिषद शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन एकमात्र यही एक प्रावधान है आपातकाल का जहां पर मंत्री परिषद शब्द का नहीं, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया है। तो कैबिनेट, मंत्रिमंडल की जब सिफारिश हो जाएगी, उस मंत्रिमंडल की सिफारिश के पश्चात ही राष्ट्रपति इन कंडीशंस के होने पर क्या कर सकता है? आपातकाल की घोषणा कर सकता है, उसकी उद्घोषणा कर सकता है। अब ये जो आपातकाल है या तो ये संपूर्ण भारत में लगाया जा सकता है, पूरे भारत में लगाया जा सकता है, या भारत के किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में भी लगाया जा सकता है। फिर से समझते हैं आपातकाल की उद्घोषणा के बारे में क्या प्रावधान है हमारे संविधान में कि उद्घोषणा करी किसके द्वारा जाएगी? राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति द्वारा कब की जाएगी? जब राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल लिखित में रिटर्न सिफारिश देती है कि उद्घोषणा कर दी जाए। और उसके साथ ही राष्ट्रपति को यह भी लगना चाहिए कि भारत या उसके किसी क्षेत्र में युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की संभावना है। इस प्रकार की संभावना यदि होती है और मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश मिल जाती है तो फिर क्या की जा सकती है? आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है, पहली चीज। दूसरा, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा राष्ट्रपति कब कर सकता है? इसके लिए संविधान में क्या प्रावधान दिया गया है
राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा उस स्थिति में की जाएगी जब राष्ट्रपति को या तो राज्यपाल से, नोट करना, या तो राज्यपाल से उसको ये बात मालूम चले, या कहीं और से राष्ट्रपति को ये बात मालूम चले, ये बात जो है पता चले कि किसी राज्य का जो प्रशासन है, किसी राज्य का जो शासन है वो संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है। उस स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है किसी भी राज्य में, और यहां मंत्रिमंडल की किसी सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसा कि हमने इमरजेंसी या आपातकाल में देखा था कि आपातकाल की घोषणा करने के लिए मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश की आवश्यकता है, लेकिन यहां किसी प्रकार की लिखित सिफारिश की आवश्यकता नहीं है राष्ट्रपति शासन को लागू करने के लिए। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। और ये संबंधित राज्य में लगाया जाता है। जिस राज्य में क्या हो रहा हो, जो शासन है वो संवैधानिक उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा हो, उस राज्य में लगाया जाता है। जबकि आपात उपबंध हमने देखा था कि या तो पूरे संपूर्ण भारत के क्षेत्र में लगाया जा सकता है या किसी पर्टिकुलर एरिया में लगाया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे आपातकालीन उपबंध, वित्तीय आपात के बारे में। वित्तीय आपात की उद्घोषणा भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। स्थिति क्या होगी, किस स्थिति में की जाएगी ये उद्घोषणा? कब की जाएगी? जब राष्ट्रपति को ये लगे, स्वयं राष्ट्रपति को ये लगे। यहां राज्यपाल के मार्फत भी ये सूचना प्राप्त कर सकता है। और वित्तीय आपात में राष्ट्रपति को लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए कि या तो भारत या उसके किसी राज्य क्षेत्र में वित्तीय स्थायित्व जो है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है सरकार की, उसको क्या है? खतरा है। तो इस प्रकार का खतरा महसूस होते ही क्या कर सकता है? राष्ट्रपति वित्तीय आपात लगा सकता है। इसके लिए भी मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरी चीज। तीसरी चीज, ये या तो संपूर्ण भारत में लगाया जा सकता है या भारत के किसी भाग में भी लगाया जा सकता है। जबकि यहां राष्ट्रपति शासन में हमने देखा था कि राष्ट्रपति शासन केवल और केवल जिस राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चल रहा है वही लगाया जा सकता है। ये बात हुई उद्घोषणा की कि राष्ट्रपति द्वारा किस प्रकार से उद्घोषणा की जाएगी। अब एक बार राष्ट्रपति ने मान लो क्या कर दी, घोषणा कर दी आपातकाल की या राष्ट्रपति शासन की या वित्तीय आपात की, तो अब क्या राष्ट्रपति उसे वापस ले सकता है? क्या उद्घोषणा को वापस लिया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा? तो हाँ, वापस लिया जा सकता है एक परवर्ती घोषणा के द्वारा। परवर्ती घोषणा मतलब एक अन्य, उसके बाद एक अन्य घोषणा करेगा। एक तो लागू करने की घोषणा, हटाने की घोषणा, कैसी? परवर्ती घोषणा। उसके पश्चात, लगाने की घोषणा के पश्चात परवर्ती घोषणा के द्वारा क्या कर सकता है? राष्ट्रपति ही क्या कर सकता है? वापिस ले सकता है। किसको? आपातकाल की उद्घोषणा को, चाहे राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा हो चाहे वित्तीय आपात की घोषणा हो। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? परवर्ती घोषणा के द्वारा वापिस ले सकता है। ठीक है। अब आपातकाल की उद्घोषणा वापिस लेने के लिए दो चीजें आवश्यक होती हैं। ठीक है। पहली चीज, या तो मंत्रिमंडल वापिस से, मंत्रिपरिषद नहीं, मंत्रिमंडल ने लिखित सिफारिश की हो कि हाँ ये आपातकाल जो है उसको वापिस ले लो, या फिर लोकसभा, ध्यान देना, लोकसभा ने क्या कर दिया हो, उसका अनुमोदन नहीं करा हो, यानी अनुमोदन कर दे, और ये साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से क्या कर दे? अनुमोदन कर दे। देखिए, आपातकाल जब लागू किया जाता है वो विशेष बहुमत के द्वारा किया जाता है। ठीक है। लेकिन ये अनुमोदन जो किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? साधारण बहुमत से। यदि लोकसभा क्या कर दे? अनुमोदित कर दे, अनुमोदित कर दे। किसको? जो आपातकाल लगा हुआ है उसको। तो क्या हो जाएगा? आपातकाल हट जाएगा। तो आपातकाल हटाने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो किसके पास में है? मंत्रिमंडल के पास में है। मंत्रिमंडल से लिखित में सिफारिश दे देगा राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उसे हटा देगा। यदि मंत्रिमंडल नहीं हटाती है तो लोकसभा के पास में भी एक तरीका है। लोकसभा के पास में क्या तरीका है कि लोकसभा अपने साधारण बहुमत से क्या कह दे कि हटना चाहिए आपातकाल, तब भी आपातकाल को हटा दिया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। जबकि राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात को राष्ट्रपति द्वारा कभी भी घोषणा वापिस एक घोषणा करके हटाया जा सकता है। यह बात हुई वापिस लेने की। अब यदि राष्ट्रपति द्वारा वापिस नहीं लिया जाता है, मान लो राष्ट्रपति क्या नहीं लेता है, वापिस नहीं लेता है, तब उद्घोषणा कब तक लागू रहेगी? प्रश्न ये उठता है। राष्ट्रपति ने एक बार घोषणा कर दी, वापिस ली नहीं है राष्ट्रपति ने, तो कितने समय तक इस उद्घोषणा का प्रभाव रहेगा? कितने समय तक इमरजेंसी लागू रहेगी, या राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा, या वित्तीय आपात लागू रहेगा? इसके बारे में देखते हैं क्या क्या प्रावधान है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपातकाल के बारे में।
आपातकाल की यदि एक बार उद्घोषणा राष्ट्रपति ने कर दी है तो वो उद्घोषणा कितने समय तक लागू रहेगी? 1 माह तक लागू रहेगी। 1 माह से पहले, 1 महीने से पहले राष्ट्रपति चाहे तो इसे क्या कर सकता है, उससे पहले भी राष्ट्रपति चाहे तो इसे क्या कर सकता है, वापस ले सकता है। 1 महीने पहले भी राष्ट्रपति क्या कर सकता है, चाहे तो इसे वापस ले सकता है। नंबर 1 बात। तो पहली बात क्या हुई, राष्ट्रपति उद्घोषणा करेगा, उसकी प्रभाव अवधि कितनी रहेगी? 1 महीने। 1 महीने किस स्थिति में? यदि वापस राष्ट्रपति द्वारा उस घोषणा को वापस ना ले लिया जाए, उस स्थिति में 1 महीने इसकी क्या रहेगी, प्रभाव अवधि रहेगी। अब मान लो 1 महीने से ज्यादा क्या रखना है, जारी रखना है, किसको? आपातकाल को। तो 1 महीने से ज्यादा यदि आपातकाल को जारी रखना है तो उसके क्या है, कुछ तरीके हैं। क्या तरीके हैं? सबसे पहला तरीका क्या है कि संसद के जो उपस्थित सदस्य हैं, संसद के जो उपस्थित सदस्य हैं वो अपने 2/3 बहुमत के द्वारा, 2/3 बहुमत और संसद जो कुल संख्या है संसद के जो दोनों सदन हैं वो 2/3 बहुमत से, या जो कुल संख्या है 2/3 बहुमत प्लस, या नहीं 2/3 बहुमत प्लस कुल संख्या के बहुमत से क्या कह दे कि हाँ ये जारी रहना चाहिए, तब ये 1 महीने बाद भी क्या रहता है, जारी रहता है। पहला तरीका तो ये। अब मान लो ऐसी स्थिति है कि लोकसभा क्या है, उस समय विघटित है, लोकसभा विघटित है। अब लोकसभा विघटित है तो संसद का तात्पर्य क्या हो गया, राज्यसभा। तो इस स्थिति में राज्यसभा का अनुमोदन कर दे वही 2/3 प्लस कुल का बहुमत। देखिए ध्यान देना, जब इसको हटाना था तो बहुमत किस प्रकार का चाहिए था, साधारण, लेकिन इसको जारी रखना है तो किस प्रकार का बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत उपस्थित का प्लस कुल सदस्यों का बहुमत चाहिए होता है, कुल सदस्यों का भी बहुमत चाहिए होता है। ये दूसरी स्थिति हमने क्या देखी, लोकसभा विघटित हो तो केवल राज्यसभा का ये बहुमत चाहिएगा। लेकिन इस स्थिति में क्या होगा, जब लोकसभा वापस से क्या आती है, लोकसभा का जिस दिन वापस से गठन होता है, जिस तारीख को लोकसभा का वापस से गठन होता है, उस तारीख से लेके 30 दिन के अंदर अंदर लोकसभा से भी क्या लेना पड़ेगा, अब इसको पारित कराना पड़ेगा, लोकसभा से भी समर्थन इसको चाहिएगा, वही विशेष बहुमत के द्वारा। तो इस प्रकार करके 6 माह तक, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक राष्ट्रपति शासन क्या करा जा सकता है, जारी रखा, आपात उपबंध जारी रखे जा सकते हैं, आपातकाल जारी रखा जा सकता है। लेकिन इस 6 महीने के बीच में भी राष्ट्रपति चाहे तो इसे वापस एक परवर्ती घोषणा के द्वारा वापस ले सकता है। फिर से समझ लेते हैं आपातकाल के बारे में सारी चीजें। आपातकाल, सबसे पहले हम देखेंगे कि आपातकाल की यदि उद्घोषणा हो जाती है राष्ट्रपति के द्वारा तो वो आपातकाल कितने दिन तक प्रभावी रहता है, 1 महीने तक प्रभावी रहता है। यदि राष्ट्रपति उसे वापस ना ले, उस स्थिति में राष्ट्रपति वापस ले लेगा तो 1 महीने से पहले भी वो हट सकता है। अब 1 महीने के बाद भी यदि राष्ट्रपति को आपात उपबंधों को जारी रखना है, आपात उपबंधों को जारी रखना है 1 महीने के बाद भी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, संसद का अनुमोदन लेना पड़ेगा। और यह संसद का अनुमोदन किस प्रकार से लेना पड़ेगा, विशेष बहुमत से लेना पड़ेगा। विशेष बहुमत क्या होता है, उपस्थित जो सदस्य हैं उनके 2/3 सदस्यों का समर्थन प्लस जो सदन की कुल संख्या है उसका आधे से 1 अधिक। ठीक है, तो कुल संख्या जो है उसका बहुमत प्लस 2/3 बहुमत दोनों होने चाहिए। उससे क्या लेना पड़ेगा, अनुमोदन लेना पड़ेगा। एक ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि लोकसभा का विघटन हो गया, जैसे ही इमरजेंसी आपातकाल को क्या करी, घोषणा करी, और उसी बीच मान लो क्या हो गया, लोकसभा का विघटन हो गया। तो इस स्थिति में क्या करना पड़ेगा, लोकसभा विघटित है तो अब किससे अनुमोदन लेना पड़ेगा, राज्यसभा से अनुमोदन लेना पड़ेगा, वैसे ही विशेष बहुमत के द्वारा ही। लेकिन जैसे ही लोकसभा का वापस से गठन होता है, पुनः गठन होता है, तो लोकसभा का भी अनुमोदन लेना पड़ेगा पुनः गठन की जो तारीख है उससे 30 दिन के अंदर अंदर। इस प्रकार से अनुमोदन यदि संसद के द्वारा ले लिया जाता है तो 6 महीने तक क्या रहता है, आपात उपबंधों को या आपातकालीन जो प्रावधान है उनको जारी रखा जा सकता है। यह बात हुई किसकी, आपातकाल की। अब बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की। राष्ट्रपति शासन देखिए, एक बार जब राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी किसकी, राष्ट्रपति शासन की, तो उसकी प्रभाव अवधि कितनी रहती है, 2 महीने तक। यहां कितनी थी, 1 महीने, यहां कितनी रहती है, 2 महीने तक। यानी राष्ट्रपति एक बार घोषणा कर देगा राष्ट्रपति शासन की तो प्रभाव अवधि कितनी रहेगी उस घोषणा की, 2 महीने तक। इस बीच राष्ट्रपति चाहे तो वापस ले सकता है राष्ट्रपति शासन को, लेकिन वापस नहीं लेता है तो 2 महीने तक वो जारी रहेगा। लेकिन 2 महीने बाद भी यदि राष्ट्रपति शासन को जारी रखना है
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए वापस से वही क्या करना पड़ेगा, संसद से क्या लेना पड़ेगा, अनुमोदन लेना पड़ेगा। लेकिन अब की बार ये अनुमोदन, ध्यान से देखना, अब की बार ये अनुमोदन कैसे लेना पड़ेगा, केवल जो उपस्थित सदस्य हैं उनका बहुमत, उपस्थित सदस्यों का साधारण बहुमत, ठीक है। यहां पर कौन सा बहुमत था, हमने देखा था इमरजेंसी को जब जारी रखना था, आपातकाल को जब जारी रखना था, तो बहुमत किस प्रकार का था, विशेष प्रकार का बहुमत था। 2/3 सदस्यों की लेनी पड़ती थी समर्थन, और यहां आधे सदस्यों का ही समर्थन लेना पड़ेगा। उसके बाद वही प्रावधान कि लोकसभा यदि विघटित है और उस दौरान क्या रखना है, 2 महीने से ज्यादा जारी रखना है राष्ट्रपति शासन को, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, राज्यसभा का वही साधारण अनुमोदन लेना पड़ेगा साधारण बहुमत से। लेकिन जैसे ही लोकसभा वापस गठित होती है तो 30 दिन के अंदर अंदर लोकसभा से भी क्या लेना पड़ेगा, अनुमोदन लेना पड़ेगा, और ये सभी अनुमोदन साधारण बहुमत से होंगे। तो विशेष बहुमत कहां चाहिए होता है, केवल आपातकाल के संबंध में, यहां साधारण बहुमत से काम चल जाता है। तो ऐसे करके 6 महीने तक क्या किया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन को जारी रखा जा सकता है। लेकिन इस बीच राष्ट्रपति चाहे तो इसके एक प्रवर्ती घोषणा के द्वारा इसको वापस ले सकता है। अब बात करते हैं वित्तीय आपात की। वित्तीय आपात की जैसे ही घोषणा की जाती है राष्ट्रपति द्वारा, तो कितने माह तक ये जारी रहता है, 2 महीने तक इसकी प्रभाव अवधि रहती है। लेकिन यदि राष्ट्रपति चाहे तो 2 महीने से पहले भी इसे क्या ले सकता है, वापस ले सकता है। अब 2 महीने से ज्यादा यदि वित्तीय आपातकाल को क्या रखना है, जारी रखना है, ऐसा लगता है कि वित्तीय आपात को क्या रखना है, 2 महीने से ज्यादा जारी रखना है, तो उसके लिए वापस से वही किसका अनुमोदन लेना पड़ेगा, संसद का अनुमोदन लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा, साधारण बहुमत से लेना पड़ेगा। यदि लोकसभा विघटित है तो अनुमोदन किससे लेना पड़ेगा, राज्यसभा से लेना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही लोकसभा वापस से गठित होती है तो 30 दिन के अंदर अंदर लोकसभा से भी क्या लेना पड़ेगा, अनुमोदन लेना पड़ेगा। और एक बार संसद से अनुमोदन ले लिया तो उसके बाद असीमित समय के लिए इसको क्या कर सकते हैं, जारी रख सकते हैं। वित्तीय आपातकाल को फिर दोबारा से अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ध्यान देना, वापस से कंपेयर यदि हम करें इन तीनों प्रावधानों को, यदि हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं, हम पाते हैं कि जो आपातकाल है उसकी प्रभाव अवधि घोषणा के 1 महीने तक, राष्ट्रपति शासन की प्रभाव अवधि घोषणा के 2 महीने तक, वित्तीय आपात की प्रभाव अवधि घोषणा के 2 महीने तक। ये तो प्रथम घोषणा के इतने इतने दिन बाद तक इनकी प्रभाव अवधि रहता है। यदि इनको बढ़ाना हो तो 1 महीने से ज्यादा यदि बढ़ाना हो तो संसद का लेना पड़ेगा क्या, विशेष बहुमत से अनुमति लेनी पड़ेगी। यदि राष्ट्रपति शासन को बढ़ाना हो तो संसद के साधारण बहुमत से परमिशन लेनी पड़ेगी। यदि वित्तीय आपात को बढ़ाना हो तो संसद के साधारण बहुमत से क्या लेनी पड़ेगी, स्वीकृति लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। अब इस अनुमोदन के पश्चात कितने समय के लिए बढ़ जाता है, तो ये तो हो जाता है 6 महीने तक, कौन, आपातकाल तो। और इसको अधिकतम वापस से राष्ट्रपति शासन को भी अधिकतम कितने समय तक जारी रख सकते हैं, संसद से अनुमोदन मिलने के पश्चात 6 महीने तक। फिर वित्तीय आपात को कितने समय तक जारी रख सकते हैं, असीमित समय तक। ये तो 3 मुख्य अंतर है, ये 6 माह, ये 6 माह, और ये असीमित समय के लिए एक बार संसद से अनुमोदन मिलने के पश्चात क्या हो जाता है, जारी रहता है। अब मान लो 6 महीने बाद में भी क्या रखना है, जारी रखना है। 6 महीने बाद में भी राष्ट्रपति शासन और आपात उपबंध या वित्तीय आपात को जारी रखना है। तो वित्तीय आपात के संबंध में तो हमने देख लिया था कि एक बार संसद से क्या मिल गया, अनुमोदन, संसद से अनुमोदन मिल गया तो ये असीमित समय के लिए क्या रहता है, जारी रहता है। दोबारा से इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं है किसी प्रकार के अनुमोदन की। लेकिन वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन को यदि 6 माह से ज्यादा के लिए जारी रखना है तो कुछ विशेष प्रकार की परमिशन लेनी पड़ती है। कैसी परमिशन, पहले बात करें, 6 माह से ज्यादा जारी रखना है तो वापिस से संसद का क्या लेना पड़ेगा, अनुमोदन लेना पड़ेगा, लोकसभा का भी और राज्यसभा का भी। और अनुमोदन कैसे होगा, वही विशेष बहुमत से होगा, यहाँ पे विशेष बहुमत से होगा। 6 महीने बाद जारी रखना है तो लोकसभा विघटित है तो वापिस वही जो 30 दिन बाद में जब वापिस से गठित होगी लोकसभा तो उसके 30 दिन के अंदर क्या लेना पड़ेगा, लोकसभा की भी परमिशन लेनी पड़ेगी। अब इस प्रकार से वापिस से यदि अनुमोदन ले लिया संसद का तो वापिस से इसकी अवधि जो है वो 6 महीने तक बढ़ जाएगी, वापिस से क्या हो जाएगी, 6 महीने तक बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार मैक्सिमम जो अवधि है वो कितनी रहेगी, 6 महीने। तो हर 6 महीने के बाद में संसद के विशेष बहुमत से क्या लेना पड़ेगा, संसद के विशेष बहुमत से क्या लेना पड़ेगा, वापिस से परमिशन लेनी पड़ेगी संसद से विशेष बहुमत से। और 6-6 महीने करके इसको फिर कितनी भी समय तक संसद चाहे तो जारी रख सकती है, लेकिन संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से परमिशन लेनी होगी। ये बात हुई आपातकाल की।
अब बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की। राष्ट्रपति शासन को भी यदि 6 महीने से ज्यादा जारी रखना है, 6 महीने से ज्यादा जारी रखना है, तो वही किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी? संसद की। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की लेनी पड़ेगी। यदि लोकसभा विघटित है तो राज्यसभा की, लेकिन वापस से लोकसभा जैसे ही गठित होती है तो 30 दिन में लोकसभा का अनुमोदन भी लेना पड़ेगा। और यह अनुमोदन कैसे होगा? साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से यह अनुमोदन लेना होगा। साधारण बहुमत से अनुमोदन लेके और फिर क्या रख सकते हैं? इसको जारी रखा जा सकता है। और इस प्रकार से 6-6 महीने करके अधिकतम 3 साल तक ही जारी रखा जा सकता है। यहां हमने देखा था कि 6 महीने, हर 6 महीने में अनुमोदन ले लो और कितने भी समय तक आपातकाल को बढ़ा लो। लेकिन राष्ट्रपति शासन के मामले में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति शासन के मामले में स्पष्ट है हमारे संविधान में कि एक बार अनुमोदन ले लिया, 6 महीने बढ़ गया, फिर 6 महीने बाद अनुमोदन ले लिया, फिर 6 महीने बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसे 6-6 महीने करके केवल 3 साल तक ही राष्ट्रपति शासन को किसी राज्य में जारी रखा जा सकता है। सभी राज्यों के लिए 3 साल का ये समय है, जबकि पंजाब के लिए विशेष व्यवस्था है कि पंजाब में 5 वर्ष तक। पंजाब में खालिस्तानी जो आंदोलन चला था उसी संदर्भ में यह व्यवस्था की गई थी कि पंजाब में जो है राष्ट्रपति शासन को 6-6 महीने में संसद का अनुमोदन लेके अधिकतम 5 वर्ष तक जारी रखा जा सकता है। अब मान लो इस 3 साल और 5 साल से ज्यादा भी क्या करना है? राष्ट्रपति शासन को जारी रखना है। 3 साल से ज्यादा जारी रखना है तो उसके लिए हमारे संविधान में किसी प्रकार की जो व्यवस्था है वो नहीं दी गई है। साथ ही संविधान में एक व्यवस्था और की गई है। कहा गया है कि 6-6 महीने करके 6-6 महीने बाद में संसद के अनुमोदन द्वारा क्या किया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अधिकतम कितना बढ़ाया जा सकता है? 3 साल बढ़ाया जा सकता है। परंतु 6-6 महीने करके जैसे ही 1 वर्ष होता है, 1 वर्ष जैसे ही हो गया राष्ट्रपति शासन को लगे, 1 वर्ष पश्चात क्या करना है? यदि आगे वापस से राष्ट्रपति शासन को जारी रखना है तो 2 ही परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है। कौन कौन सी परिस्थितियां? एक तो देश के किसी हिस्से में आपातकाल लगा हुआ हो, या तो पूरे देश में या देश के किसी हिस्से में क्या लगा हुआ हो? आपातकाल लगा हुआ हो। दूसरी स्थिति कि निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग कह दे कि अभी राज्य में चुनाव नहीं हो सकता, उस स्थिति में। तो 2 ही ऐसी स्थितियां हैं। अधिकतम कितने वर्ष तक जारी रखा जा सकता है? 3 साल तक। लेकिन 1 साल से ज्यादा जारी रखने के लिए ये 2 स्थितियां होनी चाहिए। इनमें से कोई एक स्थिति होनी चाहिए, तब ही राज्य में राष्ट्रपति शासन क्या रहेगा? 1 साल से ज्यादा लागू रह सकता है। और वित्तीय आपात को हमने देख लिया था, संसद से एक बार अनुमोदन मिल गया तो असीमित समय के लिए उसको जारी रखा जा सकता है। और इन सभी के बीच में राष्ट्रपति कभी भी चाहे तब वापस उसको ले सकता है। तो ये बात हुई 6 महीने बाद जारी रखने की स्थिति। अब हम बात करेंगे कि जब आपातकाल लग जाए या वित्तीय आपात लग जाए या फिर राष्ट्रपति शासन लग जाए तो उससे जो राज्य की कार्यपालिका है उस पर किसी प्रकार का असर पड़ता है क्या? राज्य की कार्यपालिका पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा यदि किसी राज्य में या देश में क्या लग जाता है? आपातकाल या राष्ट्रपति शासन लग जाए या वित्तीय आपात लग जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं आपातकाल की। तो जब आपातकाल लग जाता है उस स्थिति में क्या होता है? हालांकि राज्य की कार्यपालक जो शक्ति है वो बरकरार रहती है, यानी स्टेट्स हैं, राज्य सरकारें हैं, उनकी कार्यपालक शक्ति हालांकि बरकरार रहती है, लेकिन ये कार्यपालक शक्ति का जो राज्य द्वारा प्रयोग किया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या संघ सरकार के निर्देश के अनुसार किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आपातकाल लगने से ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार की कार्यपालक शक्ति या एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो खत्म हो जाएगी, वो समाप्त नहीं होती है, लेकिन उसका प्रयोग उसको केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार करना होता है। बात करें राष्ट्रपति शासन की, तो राष्ट्रपति शासन जैसे ही किसी राज्य में लगता है तो सबसे पहले उस राज्य की जो सरकार है उसकी कार्यपालक जो शक्ति है वो क्या हो जाती है? निलंबित हो जाती है। आपातकाल में हमने देखा था कार्यपालक शक्ति बरकरार रहती है, निलंबित नहीं होती है, लेकिन यहां कार्यपालक शक्ति क्या हो जाती है? निलंबित हो जाती है। और जो राज्य की कार्यपालक शक्ति है उसका प्रयोग या तो राष्ट्रपति करता है या राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर देता है, उस व्यक्ति द्वारा राज्य के संदर्भ में कार्यपालक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। यह बात हुई किसकी? राष्ट्रपति शासन की। उसके बाद हम बात करें वित्तीय आपात, तो वित्तीय आपात की जब उद्घोषणा हो जाती है या वित्तीय आपात देश में लग जाता है तो राज्य की कार्यपालक जो शक्ति है वो उस पर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, बरकरार रहती है वो, लेकिन उसका जो उपयोग है वो इस प्रकार से राज्य को करना होता है कि वित्तीय औचित्य जो है उसके संबंध में केंद्र उसको निर्देश भी दे सकती है। यानी
वित्तीय संबंधी मामलों में केंद्र सरकार के आदेश मानने पड़ते हैं, बाकी राज्य की जो कार्यपालक शक्ति जो उसे संविधान में दी गई है वो उसकी बरकरार रहती है। ये बात की हमने। आपातकाल के जो उपबंध लागू हो जाएं, चाहे राष्ट्रपति शासन हो, आपातकाल हो या वित्तीय आपात हो, तो तीनों स्थितियों में किस किस प्रकार का प्रभाव राज्य सरकार की कार्यपालक शक्ति पर पड़ता है। अब बात करते हैं राज्य की विधायी शक्ति पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। विधायी शक्ति का तात्पर्य है राज्य के जो विधानमंडल है उनके द्वारा कानून, अधिनियम या एक्ट जिन्हें हम बोलते हैं वो बनाने की शक्ति। तो राज्य के संदर्भ में विधायी शक्ति का प्रयोग कौन करता है? विधानमंडल करता है। कौन करता है? विधानमंडल करता है। विधानमंडल का तात्पर्य विधानसभा और विधान परिषद। यदि विधान परिषद नहीं है तो केवल विधानसभा। तो विधानसभा की जो विधायी शक्ति है, कानून बनाने की शक्ति है, उस पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? कब? आपात उपबंध लागू हो जाने पर। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपातकाल की। तो जैसे ही आपातकाल लागू होता है वैसे ही राज्य की जो विधायी शक्ति होती है वो क्या रहती है? बरकरार रहती है। यानी आपातकाल लगने पर राज्य की विधायी जो शक्ति है उस पर ऐसा नहीं कि वो समाप्त हो जाएगी, वो विधायी शक्ति यानी कानून बनाने की शक्ति अभी भी किसके पास रहेगी? राज्य सरकार के पास रहेगी। लेकिन एक फर्क यहां आ जाता है। सामान्यतः हम देखते हैं सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केवल किसको है? राज्य सरकार को है, विधानमंडल को है, राज्य के विधानमंडल को है। लेकिन जैसे ही आपात उपबंध लागू होते हैं या आपातकाल लागू होता है तो क्या हो जाता है? राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार अब संघ सरकार के पास में भी आ जाता है, केंद्र सरकार के पास में भी आ जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे ही आपातकाल लागू होगा तो राज्य की शक्ति तो बरकरार रहेगी। राज्य तो राज्य सूची के विषयों पर कानून बना ही सकता है, परंतु साथ में केंद्र मतलब संसद भी अब राज्य सूची के विषयों पर क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। अब प्रश्न उठता है कि ये जो कानून है वो कब तक लागू रहेंगे? मान लो आपातकाल लग गया। आपातकाल लगने के दौरान, आपातकाल की अवधि के दौरान जैसे ही आपातकाल लगा, संसद को क्या हो गया? राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होगी। अब मान लो संसद ने राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना दिया, तो प्रश्न ये उठता है कि ये कानून जो है वो कब तक वैलिड रहेगा, कब तक ये कानून लागू रहेगा राज्य में? तो ये जो कानून है उसकी लागू रहने की अवधि होगी आपातकाल हटने के 6 महीने तक। आपातकाल हटने के 6 महीने तक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई राज्य है, क्या हुआ? आपातकाल लगा। मान लो देश में आपातकाल लगता है किसी भी भाग में, मान लो 1 जनवरी 2020 को, एक डेट मान के चलते हैं, 1 जनवरी 2020 को आपातकाल की घोषणा हुई और इस आपातकाल की घोषणा वापस परवर्ती घोषणा द्वारा ली गई, मान लो 1 फरवरी 2020 को, 1 फरवरी 2020 को। तो 1 जनवरी 2020 से 1 फरवरी 2020 के बीच में संघ सरकार या हम कह सकते हैं संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार होगा। और मान लो कानून बना दिया गया इस दौरान, और वो जो कानून बनाया गया उसकी तारीख है, मान लो हम मान के चलते हैं उसकी जो तारीख है, मान लो वो 31 जनवरी को बनाया गया। 31 जनवरी 2020 को, 31 जनवरी 2020 को क्या कर दिया गया? मान लो कानून बना दिया गया। अब ये जो कानून संसद द्वारा बनाया गया है राज्य सूची के विषय पर, इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो आपात उपबंध यानी आपातकाल समाप्त कब हो गया? हमने देखा आपातकाल तो समाप्त हो गया 31 फरवरी को ही, मान लो फरवरी में ही क्या हो गया? 1 फरवरी को ही आपातकाल तो क्या हो गया? समाप्त हो गया। 1 फरवरी को आपातकाल समाप्त हो गया। लेकिन आपातकाल के समाप्त होते ही क्या नहीं होगा? ये कानून जो 31 जनवरी 2020 को बना था वो समाप्त नहीं होगा। ये कब तक जारी रहेगा? ये 31 जनवरी 2020 से 6 माह की अवधि तक जारी रहेगा। और जैसे ही 6 माह की अवधि खत्म होती है तो ये कानून भी क्या हो जाएगा? निष्प्रभावी हो जाएगा। लेकिन यदि ये कानून जो कि संसद ने बनाया है आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर, वो किससे संबंधित है? मूल अधिकारों से संबंधित है। मूल अधिकारों का कोई विषय उससे संबंधित है। तो जैसे ही जिस तारीख को आपातकाल हटेगा उसी तारीख से ये कानून क्या हो जाएगा? अप्रभावी हो जाएगा। तो कानून 2 प्रकार से प्रभावित होंगे। यदि राज्य सूची के विषय पर कोई कानून बना दिया गया है संसद के द्वारा आपातकाल लगा होने के दौरान, तो यदि वो सामान्य कानून है तो वो आपातकाल हटने के 6 महीने तक लागू रहेगा, 6 महीने बाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि वो मूल अधिकारों से संबंधित कानून है, मूल अधिकार को प्रभावित करने वाला कानून है, तो जैसे ही आपातकाल हटेगा वैसे ही वो कानून क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं विधायी शक्ति का। राष्ट्रपति शासन जब लगा होता है उस स्थिति में राज्य की विधायी शक्ति पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, जैसे ही राष्ट्रपति शासन लागू होता है
तो क्या हो जाती है, या तो वहां का विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल या तो निलंबित हो जाएगा या विघटित हो जाएगा। ठीक है, विधानसभा या तो निलंबित हो जाएगी या विघटित हो जाएगी, यानी विधानसभा का अस्तित्व ही नहीं रहा। तो विधानसभा चूंकि कानून बनाती है, तो जब विधानसभा ही नहीं रही तो क्या हो जाएगा, कानून बनाने की शक्ति भी राज्य को नहीं रहेगी। तो राज्य की विधायी शक्ति यहाँ क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, निलंबित हो जाती है। और ये जो विधायी शक्ति है अब किस में आ जाती है, संसद में। यानी राज्य के लिए अब कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। और साथ अब संसद जो है वो राष्ट्रपति को या किसी अन्य व्यक्ति को क्या कर सकती है, विधान निर्माण की शक्ति दे सकती है। यानी राज्य के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद में निहित हो जाती है, और संसद ये शक्ति या तो राष्ट्रपति को दे सकता है या किसी अन्य व्यक्ति को दे सकता है, डेलीगेट कर सकता है। अब संसद द्वारा इस अवधि में क्या बनाया जाता है, कोई कानून बनाया जाता है। अब कानून बनाने की शक्ति राज्य के संदर्भ में किसके पास आ गई, केंद्र के पास आ गई, संसद के पास आ गई। अब मान लो संसद ने इस संबंध में राष्ट्रपति शासन लगा होने की अवधि के दौरान क्या बनाया, कोई कानून बनाया। ठीक है, कानून बनाया। अब प्रश्न उठता है कि ये जो कानून बनाया गया है किस दौरान, राष्ट्रपति शासन लगा होने की अवधि के दौरान। इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी, कब तक ये लागू रहेगा? क्या राष्ट्रपति शासन हटते ही राज्य से वो कानून समाप्त हो जाएगा या फिर भी जारी रहेगा? तो इसके विषय में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन हटने के बाद भी राष्ट्रपति शासन के दौरान संसद द्वारा जो कानून बनाया गया है वो तब तक जारी रहेगा, तब तक प्रभावी रहेगा जब तक राज्य का विधानमंडल या राज्य की विधानसभा क्या नहीं करे, उसको निरस्त ना कर दे। यानी राष्ट्रपति शासन के दौरान कोई कानून यदि संसद द्वारा बनाया गया है तो वो बदस्तूर जारी रहेगा राष्ट्रपति शासन हटने के बाद भी। कब तक, जब तक विधानमंडल उसको निरस्त ना करे। यदि विधानमंडल निरस्त नहीं करता है तो वो लागू रहेगा, जारी रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं वित्तीय आपात की। तो वित्तीय आपात में राज्य की जो विधायी शक्ति है उस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। शक्ति, जो विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है संविधान में, वो किसी प्रकार से बदलता नहीं है। और राज्य सूची के विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्य के पास में ही रहता है। तो विधायी शक्ति जो है बरकरार रहती है। तो विधायी शक्ति पर निलंबन का जो प्रभाव पड़ता है वो केवल राष्ट्रपति शासन में पड़ता है। आपातकाल में हालांकि राज्य की विधायी शक्ति निलंबित नहीं होती है, लेकिन राज्य सूची पर बनाने का कानून बनाने का अधिकार जो है वो किसके पास में आ जाता है, संसद के पास में भी आ जाता है। और यहां राष्ट्रपति शासन के दौरान एक्सक्लूसिवली संसद के पास ही आ जाता है। ये बात थी राज्य की विधायी शक्ति पर प्रभाव की। अब बात करते हैं मूल अधिकारों पर भी क्या किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है आपात उपबंध लागू होने पर। आइए देखते हैं मूल अधिकारों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है आपात उपबंध लागू होने पर। तो आपात उपबंध तीन प्रकार के हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपातकाल, दूसरा राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। तो दो चीजें आप नोट करें। सबसे पहली चीज तो राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात जब लगता है तो इन दोनों के लगने से, विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, इन दोनों के लगने से नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं, व्यक्तियों के जो मूल अधिकार हैं, उन पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभाव कब पड़ता है, जब क्या लगा हो, आपातकाल लगा हो। तो जैसे ही आपातकाल लगता है, आपातकाल की हमने देखी थी, आपातकाल की जो उद्घोषणा की जाती है वो आर्टिकल 352 के तहत की जाती है। तो जैसे ही आर्टिकल 352 के द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करेगा, वैसे ही हमारे संविधान के दो आर्टिकल जिंदा हो जाते हैं। कौन कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359। यानी जैसे ही 352 लागू हुआ वैसे ही आर्टिकल 358 और 359 भी लागू हो जाएगा। अब क्या कहता है ये आर्टिकल 358 और 359? देखिए 358 क्या कहता है, 358 ये कहता है कि मूल अधिकार जो 19 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं वो मूल अधिकार क्या हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे। कब निलंबित हो जाएंगे, जब आपातकाल देश में लगा होगा। तो देश में आपातकाल लगा होने पर क्या हो जाता है, मूल अधिकार 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संबंधी जो कानून दिए गए हैं, जो अधिकार दिए गए हैं मूल अधिकार, वो क्या हो जाते हैं, आपातकाल लगने पर। जैसे ही आर्टिकल 352 लागू होता है यानी आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है, उससे क्या हो जाता है, आर्टिकल 358 एक्टिवेट हो जाता है, आर्टिकल 358 सक्रिय हो जाता है। और वो क्या कहता है आर्टिकल 358 कि यदि देश में आपातकाल लगा होगा तो आर्टिकल 19 में दिए गए मूल अधिकार जो है नागरिकों के, वो क्या हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे। लेकिन ऐसा दो ही परिस्थितियों में होगा, ये भी स्पष्ट रूप से आर्टिकल 358 में बता दिया गया है। और वो दो स्थितियां कौन सी, केवल युद्ध और बाह्य आक्रमण। तो हमने देखा था जब आपातकाल को लगाया जाता है तो वो तीन स्थितियों में लगाया जा सकता है। पहली स्थिति युद्ध, दूसरी बाह्य आक्रमण और तीसरी स्थिति क्या थी, सशस्त्र विद्रोह। क्या थी, सशस्त्र विद्रोह।
लेकिन सशस्त्र विद्रोह जब होगा उस स्थिति में आपातकाल तो लगा दिया जाएगा, लेकिन उस आपातकाल के लगने से सशस्त्र विद्रोह के आधार पर यदि आपातकाल लगाया गया है तो मूल अधिकार 19 पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, नंबर 1। दूसरा, जैसा हमने बताया आर्टिकल 352 के लागू होते ही एक 358 लागू हो गया, और दूसरा कौन सा लागू हो जाता है, दूसरा आर्टिकल जो लागू हो जाता है वो कौन सा हो जाता है, जैसे ही 352 लागू हुआ एक और आर्टिकल 359 भी क्या हो जाता है, लागू हो जाता है। और ये 359 आर्टिकल राष्ट्रपति को एक अधिकार प्रदान कर देता है। क्या अधिकार प्रदान कर देता है कि राष्ट्रपति अब क्या कर सकता है, यदि देश में आपातकाल लगा हो तो एक आदेश निकाल सकता है, ठीक है, और उस आदेश के अंदर क्या कह सकता है कि जो मूल अधिकार 20 और 21 हैं, मूल अधिकार 20 और 21 हैं, उनको छोड़कर किसी भी मूल अधिकार का के लिए न्यायालय में जाने से रोक सकता है नागरिकों को। देखिए, जब भी मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो हमारे संविधान के आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में यह व्यवस्था है कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत तो व्यक्ति क्या जा सकता है, मूल अधिकारों के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और आर्टिकल 226 के तहत मूल अधिकारों के उल्लंघन पर हाई कोर्ट में जाया जा सकता है। लेकिन यदि आपातकाल लगा हो तो आपातकाल लगा होने पर हमारे संविधान का एक आर्टिकल 359 लागू हो जाता है, जो कि ये कह देता है, ये कहता है कि यदि देश में आपातकाल लगा होगा तो राष्ट्रपति एक आदेश निकालकर क्या कर सकता है, ये कह सकता है कि आर्टिकल 20 और 21 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं, आर्टिकल 20 और 21 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं, उन मूल अधिकारों के अलावा किसी भी मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर भी कोई व्यक्ति क्या नहीं जा सकता, न्यायालय की शरण में नहीं जा सकता, संवैधानिक उपचार प्राप्त नहीं कर सकता। अब 20 और 21 के अलावा कौन कौन से ऐसे मूल अधिकार होंगे जिनके विरुद्ध कोर्ट में नहीं जाया जा सकता, यह भी राष्ट्रपति अपने आदेश में लिख देगा। ये जो आदेश निकालेगा उसमें लिखा होगा कि कौन कौन से मूल अधिकार, कौन कौन से मूल अधिकार, या तो 20-21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों के लिए कह देगा कि संवैधानिक उपचार अब प्राप्त नहीं होंगे, या फिर राष्ट्रपति जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में इस आदेश में लिखेगा, उन फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होने के बावजूद भी कोर्ट में संवैधानिक उपचार प्राप्त करने का अधिकार जो है वो नागरिकों का क्या हो जाता है, निलंबित हो जाता है, आर्टिकल 359 लागू होने के कारण। अब ये जो राष्ट्रपति आदेश निकालता है इस संदर्भ में, उसके लिए एक बात और हमारे संविधान में कही गई कि इसका संसद के साधारण बहुमत से अनुमोदन आवश्यक होगा। यानी राष्ट्रपति, जैसे ही आर्टिकल 352 लागू हुआ, राष्ट्रपति को एक आदेश निकालने की शक्ति मिल गई। क्या आदेश निकालने की कि मूल अधिकारों के विरुद्ध संवैधानिक उपचार को क्या किया जाता है, निलंबित किया जाता है। लेकिन ये आदेश जो राष्ट्रपति द्वारा निकाला जाएगा, इसके लिए संसद का अनुमोदन आवश्यक है। अनुमोदन कैसे? साधारण बहुमत से। और जैसा मैंने बताया, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात में मूल अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये हमने देखा मूल अधिकारों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है, वित्तीय उपबंधों के, जब आपात उपबंध लागू हो जाते हैं उस स्थिति में। अब बात करते हैं केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व का जो वितरण है। देखिए, केंद्र और राज्य को जो राजस्व आय होती है वो किसके माध्यम से होती है? टैक्सेशन के माध्यम से होती है, टैक्सेशन के माध्यम से होती है, कर के माध्यम से होती है। तो क्या राजस्व का वितरण बदल जाता है राष्ट्रपति शासन या वित्तीय आपात या आपातकाल लागू होने पर? तो आइए देखते हैं। पहले बात करें राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, तो राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल के दौरान किसी प्रकार का प्रभाव राजस्व वितरण पर नहीं पड़ता। यानी सेंटर द्वारा जो टैक्स लगाए जाते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, राज्य सरकार द्वारा जो लगाए जाते हैं वो राज्य सरकार लगाएगी। किसी प्रकार का प्रभाव केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व वितरण में नहीं पड़ता है। लेकिन यदि आपातकाल लगता है तो राजस्व वितरण जो है वो बदल जाता है, और केवल एक उसी वित्तीय वर्ष के लिए बदलता है जिस वित्तीय वर्ष में आपातकाल लगा है। यानी आपातकाल यदि अप्रैल 2022 में लगा है तो 22-23 का जो वित्तीय वर्ष होगा उसके लिए राजस्व का वितरण क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। और कितनी समय के लिए बदलेगा? केवल राष्ट्रपति द्वारा जो अवधि निर्धारित की जाएगी। राष्ट्रपति मान लो अपने आदेश में कहे कि 1 माह के लिए बदल जाएगा, तो 1 माह के लिए ही बदलेगा। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा अवधि निर्धारित की जाएगी और वो अवधि उसी वित्तीय वर्ष की होगी, अगले वित्तीय वर्ष तक नहीं जा सकता है उसका प्रभाव। और ये जो आदेश राष्ट्रपति ने निकाला है किसके संबंध में? राजस्व वितरण के संबंध में, उसको संसद के समक्ष रखना होगा। इस प्रकार के प्रावधान राजस्व वितरण के बारे में दिए गए हैं कि जब आपातकाल के उपबंध लागू होंगे तो राजस्व वितरण पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा।
अब बात करते हैं, क्या लोकसभा और विधानसभा की जो अवधि है उस पर भी किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है? लोकसभा और विधानसभा की अवधि को भी क्या कर सकता है, बढ़ाया जा सकता है क्या, जब राष्ट्रपति शासन लगा हो या वित्तीय आपात लगा हो या आपातकाल लगा हो? तो यदि राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल लगा हो तो उस स्थिति में लोकसभा और विधानसभाओं की जो अवधि है उसको नहीं बढ़ाया जा सकता। क्लियर है? तो बढ़ाया कब जा सकता है? आपातकाल लगा हो तब बढ़ाया जा सकता है। और इसका जो वर्णन दिया गया है वो लोकसभा की जो अवधि दी गई है उसके अंतर्गत दिया गया है, आपात उपबंधों के अंतर्गत ये वर्णन नहीं दिया गया। ये वर्णन कहां दिया गया है? आर्टिकल 83 लोकसभा की अवधि, जहां आर्टिकल 83 में किसके बारे में बताया गया है? लोकसभा की अवधि के बारे में बताया गया है। और इस लोकसभा की अवधि के बारे में जहां बताया गया है वहीं पर यह भी बताया गया है कि किस स्थिति में इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। तो चूंकि हम आपातकाल के कारण यह अवधि बढ़ती है इसलिए इसको हम आपातकाल के उपबंधों के साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से इसका वर्णन आर्टिकल 83 जहां लोकसभा की अवधि के बारे में बताया गया है वहां दिया गया है। और क्या कहा गया है इस आर्टिकल में? इस आर्टिकल में यह कहा गया है कि यदि देश में या देश के किसी हिस्से में आपातकाल लगा है तो क्या करा जा सकता है? लोकसभा की और विधानसभाओं की जो अवधि है वो क्या कर सकती है? बढ़ाई जा सकती है। लेकिन कैसे बढ़ाई जा सकती है? एक बार में अधिकतम 1 साल तक ही बढ़ाई जा सकती है। एक बार में अधिकतम कितनी बढ़ाई जाएगी? 1 साल तक ही बढ़ाई जाएगी, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। और ये जो अवधि बढ़ाई है उस दौरान मान लो 1 साल की अवधि बढ़ा दी, मान लो 1 जनवरी 2020 को देश में आपातकाल लगा तो क्या हुआ? अवधि बढ़ा दी गई, मान लो लोकसभा की, और लोकसभा की अवधि बढ़ाकर मान लो कितनी कर दी गई? 5 वर्ष थी तो 6 वर्ष कर दी गई बढ़ाकर, यानी 1 वर्ष कर दी गई। इसी दौरान क्या होता है? मान लो जैसे ही क्या होते हैं 5 वर्ष 3 माह होती है, 5 वर्ष 3 माह की अवधि होती है, उसी दौरान क्या हो जाता है? मान लो आपातकाल क्या हो गया? समाप्त हो गया। आपातकाल क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो अब ये आपातकाल जब समाप्त हो जाता है उसके बाद ये अवधि है वो अधिकतम 6 महीने तक ही जारी रहेगी। यानी अब कितने रह सकती है? 6 महीने, 3 माह, 5 वर्ष 3 माह बाद में आपातकाल समाप्त हुआ तो अब अवधि कितनी रहेगी? 5 वर्ष 9 माह। जबकि पहले क्या क्या बढ़ा दी गई थी? 5 से 6 वर्ष कर दी गई थी, लेकिन बीच में आपातकाल समाप्त हो गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है? आपातकाल लगा होने पर 1 वर्ष तक अवधि बढ़ाई जा सकती है एक बार में, और एक एक वर्ष करके और ज्यादा भी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में 1 वर्ष ही बढ़ाई जा सकती है। और इस 1 वर्ष की अवधि के दौरान बढ़ाई गई उस अवधि के दौरान ही यदि क्या हो गया? आपातकाल हट जाता है, तो जिस डेट से आपातकाल हटता है उस डेट से लेके 6 माह की अवधि तक ही क्या मिलेगा? विस्तार मिलेगा, और अधिकतम 1 साल रहेगा वो विस्तार। तो इस प्रकार से जो है आपातकाल की जो अवधि है उसके बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं आपातकाल की जो प्रभाव है वो लोकसभा और विधानसभा की अवधि पर किस प्रकार का पड़ता है उसके बारे में बताया गया है। 5वीं लोकसभा को यदि हम देखें तो उसकी अवधि, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, 5वीं जो लोकसभा है उसके दौरान इमरजेंसी की घोषणा 1975 में हमारे देश में हुई थी। तो 2 साल तक उस समय लोकसभा की अवधि बढ़ाई गई थी, और लोकसभा की अवधि जो है जो 1975 में समाप्त होनी थी उसको बढ़ाकर कहां तक ले जाया गया? 1977 तक। तो 1975 से लेकर 77 तक लोकसभा की अवधि को बढ़ा दिया गया था आपातकाल लगा होने के कारण देश में। कब? 5वीं लोकसभा की अवधि को। ये बात हुई लोकसभा और विधानसभा की अवधियों के बारे में। अब बात करते हैं हम, क्या वेतन और धन विधेयक जो हैं उन पर वित्तीय आपात से किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है? वेतन और धन विधेयकों पर क्या वित्तीय आपात से किसी प्रकार का प्रभाव पड़ता है? तो हाँ, प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? कि जो वेतन है वो राष्ट्रपति के आदेश से जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं और केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं उनके वेतन में क्या की जा सकती है? कटौती की जा सकती है। ध्यान देना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज और साथ में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की, राज्य सरकार के कर्मचारियों की बात जो है वो अगले पॉइंट में की गई है। पहले पॉइंट में किसके बारे में बताया गया है? कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज का जो वेतन है वो भी क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है, कटौती की जा सकती है। राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके वेतन में भी कटौती की जा सकती है। और धन विधेयक, यदि राज्य सरकार का कोई धन विधेयक है, राज्य के विधानमंडल में कोई धन विधेयक आता है, तो सामान्यतः जो धन विधेयक हैं उनको राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं किया जाता, लेकिन यदि देश में वित्तीय आपात लगा हो तो विधानमंडल द्वारा पारित जो धन विधेयक है वो जब राज्यपाल के पास आता है तो राज्यपाल उसे क्या कर सकता है? राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देता है। देखिए, राज्य
कि विधानमंडल द्वारा कोई भी विधेयक जो है वो बनाया जाएगा तो उसके लिए वो विधानमंडल से पहले पारित होगा, फिर उसके बाद हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास आता है। तो राज्यपाल के पास जब वो हस्ताक्षर के लिए आता है तो राज्यपाल यदि वित्तीय आपातकाल लगा होगा तो उसे किसके पास में भेज सकता है, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। तो इस प्रकार वेतन और धन विधेयकों पर प्रभाव पड़ता है वित्तीय आपातकाल लगा होने पर। यह बात हुई वित्तीय आपातकाल और जो अदर इमरजेंसी प्रोविजन है, राष्ट्रपति शासन और आपातकाल, उनका किस प्रकार से विभिन्न जो चीजें हैं उन पर प्रभाव पड़ता है उसके बारे में। अब हमने देखा कि आपात जो उपबंध हैं उनके विषय में हमने बात की थी कि आपात उपबंधों का वर्णन हमारे संविधान में आर्टिकल 352 से लेके 360 में किया गया है। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि इन आर्टिकल्स में क्या क्या कहा गया है। सबसे पहले हम बात करें आर्टिकल 352, तो इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से आपातकाल की उद्घोषणा की जाएगी, आपातकाल की उद्घोषणा कर दी जाएगी, उसकी प्रभाव अवधि कितनी रहेगी और राष्ट्रपति किन कंडीशंस में उसको वापस ले सकता है। इन सभी के बारे में डिटेल से चर्चा हम पहले कर चुके हैं। उसके बाद आर्टिकल 353 में यह बताया गया है कि यदि आपात उद्घोषणा है लगी हो तो उस आपात उद्घोषणा का तात्पर्य है चाहे वो आपातकाल की घोषणा हो, चाहे राष्ट्रपति शासन हो, चाहे वित्तीय आपात हो। संविधान में आपात उद्घोषणा का तात्पर्य केवल आपातकाल जारी करना नहीं है। आपात उद्घोषणा का तात्पर्य है आपातकाल भी प्लस राष्ट्रपति शासन भी और प्लस वित्तीय आपात, तीनों में से कोई भी। तो आपात उद्घोषणा यदि जारी हो तो राज्यों की जो कार्यपालक शक्ति और विधायी शक्ति है उस पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, इसमें 353 में इसके बारे में आर्टिकल 353 में बताया गया है। जबकि आर्टिकल 354 में जो राजस्व वितरण है केंद्र और राज्यों के बीच में, उस पर किस प्रकार का प्रभाव आपातकाल की उद्घोषणा से पड़ेगा उसके बारे में बताया गया है। आर्टिकल 355 में बताया गया है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की सुरक्षा करने का दायित्व किसका होगा, केंद्र सरकार का होगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसलिए हो जाता है, इसके बारे में अलग से हम बात करेंगे। अभी अन्य उपबंधों को हम देखते हैं। आर्टिकल 326 क्या कहता है कि राज्य में जो संवैधानिक तंत्र है वो विफल हो जाएगा तो उसकी जो है उस समय राष्ट्रपति शासन, ठीक है, राष्ट्रपति शासन का हालांकि संविधान में इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन यह कहा गया है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, राष्ट्रपति शासन की जगह क्या कहा गया है, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाएगा तो उस समय क्या किया जाएगा, किस प्रकार से उद्घोषणा की जाएगी, उसकी प्रभाव अवधि क्या होगी और वापस किस प्रकार से लिया जाएगा। फिर आर्टिकल 357 में राज्यों की कार्यपालक और विधायी शक्तियों पर राष्ट्रपति शासन का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद आर्टिकल 358 में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस प्रकार से निलंबित हो जाता है इसके बारे में बताया गया है, जिसके बारे में हम चर्चा पहले कर चुके हैं। आर्टिकल 359 में यह बताया गया है कि जैसे ही आपातकाल लगेगा या आर्टिकल 352 लागू होगा तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा यह बताया गया है। और आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार से आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक आपातकाल के संबंध में विभिन्न प्रकार के प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 355 की, जो कि एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है। क्यों? क्योंकि एक विशेष बात कह रहा है। क्या कह रहा है कि संघ सरकार का यानी संघ का यह कर्तव्य होता है, क्या कर्तव्य होता है कि बाह्य आक्रमण से और आंतरिक अशांति से राज्यों की क्या करेगा, रक्षा करेगा। तो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से क्या करेगा, रक्षा करेगा। अब देखिए, राज्य का जो शासन है वो संवैधानिक उपबंधों के अनुसार चल रहा है, ये भी क्या करेगा, सुनिश्चित करेगा। तो यानी कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षा करेगा संघ, किसकी, राज्यों की। साथ ही साथ राज्यों का जो शासन है वो संवैधानिक उपबंधों के अनुसार चल रहा है, ये भी देखेगा। तो इस अनुच्छेद के द्वारा हमको क्या मिलते हैं, आपातकाल का भी आधार मिलता है, क्योंकि आपातकाल के आधार क्या है, बाह्य आक्रमण। तो बाह्य आक्रमण के कारण, बाह्य आक्रमण शब्द लिखा होने के कारण किसी राज्य में क्या हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया, तो आपातकाल का आधार भी ये अनुच्छेद प्रदान करता है। साथ ही साथ राष्ट्रपति शासन का आधार भी ये अनुच्छेद प्रदान करता है। कैसे प्रदान करता है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन कब लगता है, जब राज्यों में संवैधानिक उपबंधों के अनुसार शासन नहीं चल रहा हो। तो इस प्रकार से ये आर्टिकल 355 है वो आपातकाल और राष्ट्रपति शासन दोनों का क्या करता है, एक तरीके से जोड़ता है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो जाता है। तो ये थी आज की जो हमारी क्लास, आपात उपबंध किस प्रकार से हमारे संविधान में इसके उपबंध दिए गए हैं, किस प्रकार से जो अलग अलग चीजें हैं उन पर आपातकाल लागू होने का प्रभाव पड़ता है। मिलते हैं अगली क्लास में एक अन्य विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।